हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मनोविज्ञान की कक्षाओं की कड़ी में आज का टॉपिक है हमारा अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम के स्थानांतरण का अन्य जो नाम आ सकता है आपकी परीक्षा में वो आएगा अधिगम का अंतरण। अंतरण या स्थानांतरण एक ही बात है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये क्या है, इस चीज़ की कंसेप्ट और किस तरह से प्रश्न पूछेंगे आपके रीट की कक्षाओं में सीटेट के अंदर, तो वो भी अपन देखेंगे। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण या अनुभव का दूसरी परिस्थिति के अधिगम पर पड़ने वाले प्रभाव को अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का अंतरण कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नवीन ज्ञान पर पूर्व ज्ञान का प्रभाव अधिगम का अंतरण कहलाता है। नए ज्ञान पर पुराने ज्ञान का प्रभाव अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है। आप नई चीज़ कोई सीख रहे हैं तो पुराना जो चीज़ सीख चुके हो उसके कारण से वो नई चीज़ सीखना आपका प्रभावित होता है और उसी प्रभाव को कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है: धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव को क्या क्या बोलते हैं? सकारात्मक, विधेयात्मक या भावात्मक। कभी कभी विधेयात्मक भी आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेना विधेयात्मक, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। विधेयात्मक, सकारात्मक या भावात्मक अधिगम स्थानांतरण। दूसरा जो ऋणात्मक होता है उसको निषेधात्मक भी बोलते हैं, निषेध कर देना। और तीसरा होता है शून्य अधिगम अंतरण या स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर। पहले देखते हैं सकारात्मक अधिगम अंतरण क्या होता है। जब एक अधिगम या पूर्व अधिगम दूसरे अधिगम को बढ़ावा दे या सुगमता प्रदान करे तो यह पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाएगा। अब जैसे साइकिल चलाना सीखने के पश्चात मोटरसाइकिल चलाना सीखने में आसानी होती है, तो साइकिल चलाने के बाद में मोटरसाइकिल चलाना आसान हो रहा है, तो साइकिल चलाना मोटरसाइकिल के लिए क्या हो गया? पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। अब सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण। इसे कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान को उसी के समान दूसरी स्थिति में प्रयोग करना एक पक्षीय कहलाता है। एक प्रकार की स्थिति में कोई सीखा, उसी तरह की समान दूसरी स्थिति में प्रयोग करना, लगभग सेम परिस्थितियों में जो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है उसे एक पक्षीय पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। दूसरा आता है द्विपक्षीय या बाइलेटरल। शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य का प्रभाव शरीर के दूसरे अंग पर पड़ता है तो इसे द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं और यह भी पॉजिटिव प्रकार का होता है। जैसे आप पहले सीधे हाथ से लिखना सीख रहे हैं, उसके सीखने के बाद में पहली बार जब आप उल्टे हाथ से सीखते हैं तो वह जो हाथ सीधे हाथ से सीखा था तो आपका ब्रेन है उस उल्टे हाथ को भी थोड़ा थोड़ा सही चलाएगा, तो ये पॉजिटिव द्विपक्षीय स्थानांतरण हुआ, याद रखिएगा। तीसरा आता है अनुलंब या लंबात्मक या परपेंडिकुलर पॉजिटिव ट्रांसफर। इसको मोस्ट लगा लेना, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है आपकी बार। किसी सीखे गए कौशल का प्रयोग उच्च स्तरीय समस्या समाधान में करना अनुलंब या लंबात्मक पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाएगा, धनात्मक सकारात्मक कहलाएगा। जैसे स्थानीय मैच खेलने के बाद में ओलंपिक में भाग देना, ये ऐसे कैसे एग्जाम्पल भी आ सकता है। बहुत से जो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ी हैं वो अपने देश के अंदर विभिन्न जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर बहुत एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक्चुअल में अनुलंबात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है, क्योंकि वो एक छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रयास कर रहे हैं लेकिन बाद में जाके बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रयास करेंगे, तो ये हो गया अनुलंब अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण। नेक्स्ट आता है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल अधिगम स्थानांतरण। समान प्रकार की परिस्थितियों में पूर्व ज्ञान का प्रभाव। देखो क्षैतिज जो होता है, आप ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है और क्षैतिज इस तरह से होता है। मैंने कर्व नहीं दर्शाया क्योंकि कर्व की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल
होता क्या है कि एक परिस्थिति समान प्रकार की दूसरी परिस्थिति है, तो समान प्रकार की दूसरी परिस्थिति में पूर्व ज्ञान का सहारा लेना क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। अब आप कहेंगे एक पार्श्व भी यही हो गया, तो एक पार्श्व ये नहीं होता है। एक पार्श्व में उस प्रकार की का लेना पड़ता है, लेकिन इसमें स्तर समान रहता है। एक पार्श्व और क्षैतिज के अंदर अंतर क्या होगा, परीक्षा के अंदर अंतर क्या होगा, एक प्रकार की के अंदर तो समान प्रकार की से कोई चीज़ सहारा लिया जाता है, जैसे साइकिल और स्कूटर। लेकिन क्षैतिज प्रकार की के अंदर क्या होता है, लेवल इक्वल होता है। जैसे 10वीं की बोर्ड के बाद में 12वीं की बोर्ड देना, दोनों का बोर्ड हो गया तो बोर्ड का लेवल होगा वो बराबर होगा, तो लेवल इक्वल होता है क्षैतिज के अंदर। मुझे लगता है आपके क्लियर हो गया होगा। फिर आता है अनुक्रमित अधिगम स्थानांतरण, अनुक्रम बनाना। तो क्रमिक रूप से सीखे गए विषय के ज्ञान जो धनात्मक रूप से हो वह क्या कहलाता है, सकारात्मक अनुक्रमित अधिगम स्थानांतरण। जैसे जोड़, बाकी और गुणा, इन 3 प्रक्रियाओं को सीखने के बाद में भाग हल करना। अब जैसे भाग देते हैं तो पहाड़ा बोलने के बाद में माइनस करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये चीज़ सीखने के बाद में ये चीज़ सीखना मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखना जो कहलाता है, और उसके अंदर जो अधिगम स्थानांतरण होता है वो अनुक्रमित प्रकार का है। इसको भी मोस्ट लगा लेना आप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनुक्रमित धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। अब आते हैं आपके नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव या प्रशिक्षण नए ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया को मंद कर दे का मतलब स्लो डाउन कर दे, तो यह नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण, हिंदी सीखने के पश्चात अंग्रेजी या फारसी सीखने में कठिनाई आ जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदी की और अंग्रेजी की जो ग्रामर की स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। क्योंकि हम है शब्द हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में लेते हैं, लेकिन वहाँ पर है शब्द सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आती है। तो अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी सीखने के बाद में अंग्रेजी सीखते हैं या फारसी सीखते हैं तो कठिनाई आती है। तो वहाँ पर क्या हो गया, हिंदी का सीखना अंग्रेजी के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। हिंदी में लिखने के पश्चात उर्दू लिपि लिखने में कठिनाई आती है। उर्दू लिपि को इधर से लिखा जाता है, हिंदी लिपि को देवनागरी को इधर से लिया जाता है। तो स्क्रिप्ट्स के अंदर भी क्या होता है, डिफरेंस साइज आ जाते हैं। नई भाषा सीखने के बाद में पुरानी भाषा को भूल जाना। नई लैंग्वेज के बाद में जैसे इंजीनियरिंग के हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी ढंग से प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। मोटरसाइकिल चलाना आने के पश्चात कार चलाते समय ब्रेक के स्थान पर एक्सीलरेटर को दबा देना। चूंकि मोटरसाइकिल के अंदर नीचे की तरफ ही ब्रेक आता है, तो जैसे सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो जब कार चलाने वाला नया नया आदमी होता है तो वो एकदम से एक्सीलरेटर को दबा देता है। उसको ये नहीं पता रहता कि मैं ब्रेक लगा रहा हूँ या एक्सीलरेटर दबा रहा हूँ। उसको तो ये लगता है कि बाइक में जिस तरह से ब्रेक लगता था वैसे ही यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा और गाड़ी ठुक जाती है फिर आगे जाके। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर हो जाता है। वर्ष बदल जाने के पश्चात भी नए वर्ष के स्थान पर पुराना वर्ष ही लिखना। जैसे 2019 चला गया था, लेकिन जनवरी फरवरी तक 2020 में भी अपन 2019 लिखते थे। 2020 आ गया था, लेकिन जनवरी फरवरी के अंदर 2-3 महीने तक ऐसा चलता है कि पुराने वर्ष को ही लिखा जाता है। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर होता है। फिर आता है शून्य स्थानांतरण। जब किसी एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अगर कोई चीज है वो दूसरी चीज को इफेक्ट नहीं कर पा रही है तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आपको समझने पड़ेगा, फिर मैंने इसको डिटेल में भी समझा दिया है शून्य ट्रांसफर को क्या होता है। समीपवर्ती अंतरण, 4 प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होता है शून्य प्रकार का। पहला आता है समीपवर्ती अंतरण, जब एक समान जैसी वस्तुओं में स्थानांतरण होता है। होता क्या है, जब लगभग सेम चीजें होती हैं, सेम समान प्रकार की चीजें होती हैं, तो वहां पर कोई अधिगम का स्थानांतरण होता ही नहीं है, तो इसे कहेंगे अधिगम का समीपवर्ती अंतरण। शून्य अंतरण की कैटेगरी में रखा जाएगा, समान प्रकार की जब होती है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। टाइपराइटर पर सीखी गई टाइपिंग का प्रयोग कंप्यूटर कीबोर्ड पर करें और कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़े तो यह शून्य
अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वहाँ पे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये बता देता हूँ मैं आपको। ये एक ही क्वेश्चन को पॉजिटिव भी लिख सकता है, वो नेगेटिव भी लिख सकता है और शून्य भी लिख सकता है। वहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न आएगा, टाइपराइटर पर सीखी गई टाइपिंग के प्रयोग के बाद में कंप्यूटर के कीबोर्ड द्वारा टाइपिंग करने पर उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होगा? शून्य प्रकार का। दूसरा प्रश्न आता है, टाइपराइटर पर सीखी गई टाइपिंग के प्रयोग के बाद में कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करते समय गति बढ़ जाती है तो किस प्रकार का होगा? पॉजिटिव। गति मंद हो जाती है तो किस प्रकार का होगा? नेगेटिव। मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गया होगा। दूरवर्ती स्थानांतरण, जब बहुत अलग प्रकार की वस्तुओं पर शून्य स्थानांतरण हो तो उसे दूरवर्ती शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे यदि कार्यालय में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग घर की समस्या में कर रहे हैं तो इसे दूरवर्ती शून्य अंतरण कहा जाएगा। अब दूरवर्ती जो शून्य अंतरण है वो इस तरह से शून्य अंतरण है क्योंकि जो चीज ऑफिस के अंदर एप्लीकेबल है वो कोई जरूरी नहीं है घर के अंदर हो, लेकिन फिर भी अपन अप्लाई कर रहे हैं तो वह शून्य अंतरण होगा और दूरवर्ती होगा। निम्न रोड अंतरण, अचेतन रूप से स्वतः ही होने वाला अधिगम स्थानांतरण निम्न रोड अंतरण कहलाता है। जैसे बैठे बैठे जमीन पर चित्र बनाते रहते हैं तो ये शून्य स्थानांतरण, नया जो अनुभव है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह से फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये कैसे होता है? अपन बैठे बैठे क्यों चित्र बनाने लग जाते हैं? क्योंकि अपना जो पुराना सीखा हुआ ज्ञान था हाथ पैरों से कुछ ना कुछ करते रहने का, वो वहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये अचेतन रूप से हो रहा है, आप खुद मन चाह के नहीं कर पा रहे हैं इसको। उच्च रोड अंतरण, चेतन रूप के प्रयास से होने वाला अधिगम स्थानांतरण उच्च रोड अंतरण कहलाता है। जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हैं और आपको किसी ने बुरी तरह से लताड़ दिया है तो आप वहाँ से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो ये आपके चेतन रूप से किया गया प्रयास होगा। हालांकि वहाँ पर कोई पूर्व चीज का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नई चीज से आप कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो आपका प्रयास था वो शून्य प्रकार का प्रयास था और उच्च रोड अंतरण का प्रभाव था इसमें। अब आते हैं अंतरण प्रभावों का वर्गीकरण। अंतरण प्रभावों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। अंतरण प्रभावों का वर्गीकरण किया हूं मैं यहाँ पे, अंतरण का प्रभाव मतलब स्थानांतरण का वर्गीकरण नहीं किया हूं। अंतरण का जो इफेक्ट होता है उसका मैंने वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया है। तो देखिए इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं अंतरण के इफेक्ट को। एक तो होता है अवशिष्ट अंतरण प्रभाव जिसको जनरल ट्रांसफर भी कहते हैं, और एक होता है विशिष्ट अंतरण प्रभाव जिसको स्पेसिफिक कहते हैं। अविशिष्ट और विशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। सबसे पहले अविशिष्ट अंतरण प्रभाव करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाया है अविशिष्ट को। जैसे आप एक परीक्षा में उत्तर लिख रहे हैं तो शुरू में आपकी गति बहुत धीमी होती है, लेकिन थोड़ी देर के पश्चात ही आपका शरीर है उसको आप लिखने के लिए समायोजित कर लेते हैं और आप बहुत तेजी से लिखने लग जाते हैं। यह तेजी से लिखना आपके अंतिम उत्तर लिखे जाने तक इसी तरह से चलता रहता है। ये अविशिष्ट अंतरण का उदाहरण है। यहाँ पे कोई स्पेशल चीज नहीं हुई है, कोई स्पेशल चीज नहीं हुई। शुरू में आप बैठे तो धीरे लिख रहे थे, थोड़ी देर में समायोजित हो गए तो तेज लिखने चल गए। अब इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं आया है तो इसे अविशिष्ट अंतरण प्रभाव कहा जाएगा। ऊपर दिया गया शून्य प्रकार का अंतरण भी इसी तरह का अविशिष्ट अंतरण प्रभाव होता है। ज्यादातर जो शून्य प्रभाव के अंतरण प्रभाव होते हैं वो अविशिष्ट अंतरण प्रभाव के अंदर कैलकुलेट होंगे। तो ये परीक्षा के अंदर आ सकता है भाई आपकी बार रीट के अंदर आपके, और शायद कोई पढ़ाएगा भी नहीं आपको, इसलिए इसको ढंग से उतार लेना। नेक्स्ट आता है विशिष्ट अंतरण प्रभाव। यह अंतरण उद्दीपक अनुक्रियाओं के सहचारियों की श्रृंखला होती है और उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया के साथ साहचर्य संबंध बन जाता है। साहचर्य का अंग्रेजी होता है एसोसिएशन, कई बार बता चुका हूं मैं, जो रेगुलर ले रहे हैं क्लासेज उनको तो पता होगा। एसोसिएशन, सहचार्य का मतलब एसोसिएशन होता है। तो वह अंतरण जो एसआर थ्योरी जो है, एस स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की जो एसोसिएशन के कारण से उत्पन्न होता है उसे विशिष्ट अंतरण प्रभाव कहते हैं।
इसके कारण से या तो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है या फिर सरलता महसूस होती है। अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के अधिगम स्थानांतरण हैं वो विशिष्ट अंतरण प्रभाव के अंदर आएंगे, और शून्य प्रकार का होता है वो अविशिष्ट अंतरण प्रभाव के अंदर आएगा। याद रखना, इसको मोस्ट भी लगा लेना जो मैंने बोला है अभी। ऊपर लिखे हुए दोनों प्रकार धनात्मक अंतरण और ऋणात्मक अंतरण दोनों इसी प्रकार के होते हैं। अब देखो यहां पर है, यहां पे सबसे पहले ये प्रश्न, इसको मोस्ट लगा लेना, यहां से प्रश्न आएगा। एक तो है आरंभिक कार्य, एक है अनुवृत्ति कार्य। आरंभिक कार्य का मतलब किसी भी उद्दीपक के प्रति शुरू में जो अपन कार्य कर रहे हैं उसे आरंभिक कार्य कहेंगे, और उसी उद्दीपक के बाद में 6-7 बार करने के बाद में या 1-2 बार करने के बाद में जो काम किया जाता है उसे अनुवर्ती कार्य कहेंगे। 1-2 बार किया काम किसी उद्दीपक के साथ तो उसके बाद में किए जाएंगे कार्य, उन्हें अनुवर्ती कार्य कहेंगे। अब देखिए, अब उद्दीपक और अनुक्रिया के बाद में अंतरण किस तरह से आएगा, मतलब ट्रांसफर किस तरह से होगा। सपोज करो उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों भिन्न भिन्न हैं। शुरू के अंदर उद्दीपक और अनुक्रिया कोई थी, और बाद में उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के दोनों ही बदल जाते हैं। अर्थात आरंभिक कार्य और अनुवर्ती कार्य में उद्दीपक और अनुक्रियाएं दोनों बदल जाती हैं, तो उसमें अंतरण अविशिष्ट होगा। अविशिष्ट का मतलब शून्य स्थानांतरण होगा, लेकिन अविशिष्ट में भी धनात्मक होगा, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे याद रखना, अविशिष्ट का मतलब शून्य ही हो गया, लेकिन इसको प्लस कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दो अनुक्रियाएं हैं, दो कार्य हैं, वो अलग अलग उद्दीपक और अलग अलग अनुक्रियाओं के साथ किए जाते हैं, तो उसमें अंतरण किस प्रकार का होगा, अविशिष्ट प्रकार का होगा। मोस्ट लगा लेना इसको। अब देखिए यहाँ पे दो कार्य हैं। प्रारंभिक कार्य में कोई अनुक्रिया और उद्दीपक है, लेकिन उसके अनुवर्ती कार्य में स्टिमुलस और रेस्पॉन्स दोनों सेम टू सेम है। यहाँ पे ऐसे आ रहे, तो दोनों अनुक्रियाएं और उद्दीपक दोनों समान हो गए, तो स्पेसिफिक हो गया। जैसे पावलाव के प्रयोग के अंदर आपने देखा होगा कि प्रारंभिक कार्य और अनुवर्ती कार्य दोनों के अंदर स्टिमुलस और रेस्पॉन्स दोनों सेम थे, तो विशिष्ट अंतरण हुआ था और पॉजिटिव प्रकार का हुआ था। मुझे लगता है आपके क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा प्रयोग है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो पावलाव का है, तो पावलाव का एग्जाम्पल आ जाए परीक्षा के अंदर, पूछे किस तरह का स्थानांतरण था, तो वहाँ पे विशिष्ट और धनात्मक प्रकार का था। तीसरा आता है, तीसरे के अंदर यदि दोनों परिस्थितियों के अंदर उद्दीपक तो समान रखा जाए लेकिन अनुक्रिया चेंज कर दी जाए। अनुक्रिया चेंज करने का मतलब क्या होगा, जैसे आप हैं किसी भी जैसे पावलाव का प्रयोग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपको समझाने की दृष्टि से। पावलाव के प्रयोग के अंदर कुत्ता और मांस चूर्ण था, अनुक्रिया क्या हो रही थी, लार का आना हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अनुक्रिया चेंज कर दी गई, मतलब उसको खाना नहीं दिया गया, तो यहाँ पर अविशिष्ट प्लस प्रकार का हो जाएगा। विशिष्ट नहीं होगा, किस प्रकार का होगा, अविशिष्ट, क्योंकि अनुक्रिया चेंज हो गई है। उद्दीपक तो वो का वही है, लेकिन अनुक्रिया चेंज हो गई है, इसलिए अंतरण होगा वो अविशिष्ट और प्लस प्रकार का होगा। अब आपने देखा होगा कि पावलाव के प्रयोग के बाद में बहुत समय के बाद में विलोपन की प्रक्रिया हो जाती है। विलोपन मैंने वहाँ पे लिखवाया, आप बैक में जाके देखना, पावलाव जो पढ़ाया था शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर। तो विलोपन है वो अविशिष्ट प्रकार का अंतरण प्रभाव है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे बोल दिया हूँ, इसको आप लिख लेना, और मैं बोलता हूँ उसको लिख लिया करो, केवल नोट्स के सहारे मत रहा करो। चौथे प्रकार का जो आपका अंतरण प्रभाव है उसके अंदर उद्दीपक भी भिन्न है और अनुक्रिया समान है। यहाँ पे ऊपर वाले के अंदर उद्दीपक समान था और अनुक्रिया चेंजेस थी, लेकिन चौथे प्रकार के अंदर क्या कर दिया अपन ने, उद्दीपक को अलग अलग ले लिया और अनुक्रिया समान कर दी। तो देखिए होता क्या है कि नए उद्दीपक के सामने अनुवर्ती कार्य के अंदर किस प्रकार से साहचर्य हो रहा है, अर्थात अनुबंधन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर प्रश्न आ जाए रीट के अंदर क्या आएगा,
आरंभिक कार्य एवं अनुवर्ती कार्यों में उद्दीपक भिन्न है लेकिन अनुक्रिया समान है तो अंतरण निर्भर करेगा अनुबंधन पर। उत्तर आ जाएगा अनुबंधन पर, लिख दिया हूं। साहचर्य भी दे सकता है और अनुबंधन भी दे सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव प्रकार का होगा ये आंसर, और याद रखना पॉजिटिव प्रकार का होगा, धनात्मक प्रकार का होता है। लास्ट और फाइनल आती है, उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों समान है लेकिन एसोसिएशन अलग है, अनुबंधन अलग प्रकार से करवाया जा रहा है, दोनों समान है। तो विशिष्ट प्रकार का होगा और माइनस प्रकार का होगा, और अनुबंधन का अवरोध हो जाएगा। माइनस एक ही जगह होता है जब दोनों चीज समान हो लेकिन अनुबंधन बदल दिया जाए, अर्थात बॉन्डिंग नहीं की जाए, बॉन्डिंग नहीं करने दिया जाए तो ऋणात्मक हो जाता है। और ये जो ऋणात्मक वाली जो चीज है ये अधिगम असहायता के अंदर देखी गई है, इसको मोस्ट लगा लेना। अधिगम असहायता, साहचर्य अवरोध, या इसको अवरोध का नियम भी कहते हैं, पढ़ाया हुआ है आपको। तो इस तरह से ये 5 सिचुएशन आपको रीट के एग्जाम के अंदर दे सकता है और पूछा जा सकता है, याद रखना। अब आता है अधिगम अंतरण ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या होती है। अधिगम अंतरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले विद्यार्थियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। मान लीजिए हमको अंग्रेजी भाषा सीखने का फ्रांसीसी भाषा सीखने पर अधिगम अंतरण देखना चाहते हैं, मतलब अंग्रेजी सीखना फ्रांसीसी सीखने को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसको बढ़ाएगा या इसको घटाएगा या कोई प्रभाव नहीं देगा, ये देखना चाहते हैं। तो अपन ने 2 ग्रुप बना लिए हैं। ग्रुप ए के बच्चों को प्रथम वर्ष के अंदर अंग्रेजी भाषा सिखाई गई और दूसरे वर्ष के अंदर उन्हें फ्रांसीसी भाषा सिखाई गई। इज दैट क्लियर? दूसरे ग्रुप के बच्चों को पहले वर्ष कोई भी भाषा सिखाई नहीं गई, अर्थात अंग्रेजी भी नहीं सिखाई गई, फ्रांसीसी भी नहीं सिखाई गई, कोई और भाषा भी नहीं सिखाई गई, और उनको अपना नेचुरल कार्य करने दिया गया। दूसरे वर्ष उन्हें भी फ्रांसीसी भाषा सिखाई गई। ये दोनों ग्रुपों के अंदर, पहले ग्रुप के अंदर पहले अंग्रेजी और दोबारा फ्रांसीसी, दूसरे ग्रुप के अंदर पहले कोई भी भाषा नहीं और दूसरे वर्ष फ्रांसीसी भाषा सिखाई गई। अब दोनों ग्रुपों के बच्चों को 2 वर्ष के बाद में फ्रांसीसी भाषा का टेस्ट लिया गया। यहाँ पे 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। ग्रुप ए के बच्चे ग्रुप बी से ज़्यादा अंक लेके आए, ग्रुप ए के बच्चे बी से कम अंक लेके आए, और ग्रुप ए और बी के बच्चों में कोई विशेष अंतर ना हो। 3 स्थितियां संभव है। पहले के अंदर ए के बच्चे ज़्यादा ला रहे हैं, दूसरे के अंदर ए के बच्चे कम ला रहे हैं, और तीसरे के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहली स्थिति के अंदर अंग्रेजी का फ्रांसीसी पर पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि पहले अंग्रेजी सीखी थी, तो अंग्रेजी सीखने के कारण फ्रांसीसी भाषा सीखने में ज़्यादा अंक इसलिए आए क्योंकि उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा अंग्रेजी का। दूसरी स्थिति में अंग्रेजी का ऋणात्मक प्रभाव हो जाएगा, और तीसरी स्थिति में शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल होंगे वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, याद रखना। तो मैं बहुत क्लियरिफाई करके और फिर ये एग्जाम्पल लिया हूँ। आपकी जो गाइड बुक है उनके अंदर भी अंशन चीज दे देते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझनी है। यहाँ पे रमेश एक गेंदबाज है, वह गेंदबाजी सीखना चाहता है। उसने बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू किया। वह है तो एक बॉलर, लेकिन वो एक बैट्समैन बनना चाहता है। तो उसने क्या किया, बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू किया। थोड़े समय पश्चात ही वह एक अच्छा बल्लेबाज बन गया, लेकिन उसकी गेंदबाजी कमज़ोर हो गई। तो ये क्या हुआ, ये एक नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया। किस पर, गेंदबाजी पर बल्लेबाजी का नेगेटिव इफेक्ट। इसी प्रश्न के अंदर अंत में ये दे दे कि बल्लेबाजी पर गेंदबाजी का कौन सा प्रभाव रहा, तो सकारात्मक भी हो सकता है और अधिगम शून्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक करेगा। अब आता है दूसरा प्रश्न। रमेश एक गेंदबाज है, वह बल्लेबाजी भी सीखना चाहता है। उसने गेंदबाजी का अभ्यास शुरू किया, बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू किया। बल्लेबाजी करते समय उसने जब शॉट खोलना शुरू किया
तो वह शॉट में तीव्रता लाने के लिए अपनी गेंदबाजी के हाथ को शिथिल रखने के अनुभव का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पर क्या स्पेसिफिक चीज़ दे दिया, जो मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि भाई बल्लेबाजी वो सीख रहा है, तो बल्लेबाजी करते समय वह जब शॉट खेलना शुरू कर दिया तो वह अपनी शॉट के अंदर तीव्रता लाना चाह रहा था, और तीव्रता लाने के लिए उसने क्या किया, अपने गेंदबाजी के हाथ को शिथिल ढीला रख के और गेंद फेंकने का जो अनुभव था उसका प्रयोग किया, और वह तेज शॉट खेलने लग गया। ये क्या है, ये गेंदबाजी का बल्लेबाजी के ऊपर सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल आएंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे। रमेश एक गेंदबाज है, वह बल्लेबाजी भी सीखना चाहता है। उसने बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू किया, वह बल्लेबाजी करना सीख गया। बल्लेबाजी करते समय उसे यह पता चला कि कमज़ोर गेंद कहाँ आती है। इसके बाद में जब वह गेंदबाजी करता था तो कमज़ोर गेंदबाजी करना कम कर दिया और अच्छी गेंदबाजी करने लग गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि गेंद कहाँ डालनी है। उसकी बल्लेबाजी के माध्यम से गेंदबाजी पर पड़ा प्रभाव है सकारात्मक आ जाएगा। इसके अंदर भी बल्लेबाजी के कारण उसकी गेंदबाजी भी सुधर गई है, क्योंकि उसे पता चल गया कि कहाँ पे खराब गेंद नहीं डालनी है, तो सकारात्मक अधिगमंत्रण हो गया। ए ऑप्शन सही इसमें भी। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे आपके। अब आता है नेक्स्ट, अपना टॉपिक आता है, वो आता है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। बहुत से सिद्धांत है जो अधिगम स्थानांतरण के हैं। पहला सिद्धांत है मानसिक अनुशासन या औपचारिक अनुशासन या मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण यूं ही नहीं होता है, अधिगम स्थानांतरण का कोई ना कोई थ्योरी होती है। तो पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि यदि विद्यार्थियों को जटिल एवं कठिन विषयों का ज्ञान करवा दिया जाए तो उनका मस्तिष्क की शक्तियाँ बहुत तेज़ी से विकसित हो जाती हैं और तीक्ष्ण भी हो जाती है, मतलब उनके अंदर शार्पनेस आ जाती है। उसके बाद में किसी भी समस्या समाधान करने में वे सहायक सिद्ध होती हैं, और ये अधिकतर धनात्मक प्रकार का अंतरण होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि पुराने समय के अंदर 6ठी क्लास के अंदर अंग्रेजी चलाई जाती थी, कब, सरकारी विद्यालयों में, और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर केजी के अंदर या एलकेजी के अंदर भी अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी। तो शुरू के अंदर ही उनको कठिन चीज़ें सिखा दिया जाता था, तो उनके अंदर शार्पनेस आ जाती थी और वे पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो जाता था। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले विद्यार्थी को जटिलता का अनुभव करवा दो, फिर उसका पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा। वर्तमान में यह सिद्धांत महत्वहीन है। आजकल इस चीज़ को क्लोज कर रहे हैं कि बर्डन मत दो बच्चों को। इसके समर्थक थे गेट्स, स्लाइड और ब्रिक्स, GSB, याद रख लेना। दूसरा आता है समान तत्व का सिद्धांत, अधिगम का समान तत्व का अंतरण का सिद्धांत। समान तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक था वो थॉर्नडाइक था। इस सिद्धांत के अनुसार जब नए कौशल को सीखने में कुछ वैसे समरूप तत्व मौजूद होते हैं जो पहले सीखे गए थे, तो नए कौशल को सीखने में काफ़ी मदद मिलती है, अर्थात यहाँ भी धनात्मक अंतरण की मात्रा अधिक रहती है। यह समान तत्व का सिद्धांत था और थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर आता सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का मतलब जनरलाइजेशन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक CH जुड़ थे। इसको मोस्ट लगा लेना, परीक्षा में आ सकता है, ये मोस्ट लगा लीजिएगा इसको। CH जुड़ थे। इस सिद्धांत के अनुसार एक परिस्थिति में सीखे गए कौशल का अंतरण दूसरी परिस्थिति में इसलिए होता है क्योंकि पहले की परिस्थिति में व्यक्ति कुछ सामान्य नियमों को सीख लेता है और उनका सामान्यकरण वह दूसरी परिस्थिति के अंदर भी करता है। एक जगह का अनुभव दूसरी जगह काम में आता है, कुछ एक नियम सीख जाता है तो वह दूसरी परिस्थिति में काम आता है। चौथा जो सिद्धांत है वह है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इसको कहते हैं द्वितत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। स्पीयरमैन को अपन बुद्धि के अंदर भी पढ़ेंगे। उन्होंने मनुष्य के अंदर दो प्रकार की बुद्धि बताई, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, जनरल बुद्धि और स्पेसिफिक बुद्धि। इसको G और S फैक्टर बोलते हैं। बुद्धि के अंदर पढ़ाएंगे स्पीयरमैन को, तब बताएंगे। तो स्पीयरमैन ने क्या कहा कि जब मनुष्य के अंदर दो प्रकार की बुद्धि होती है और इन दोनों बुद्धियों के अंदर
सामान्य बुद्धि का स्थानांतरण होता है, विशिष्ट बुद्धि का अधिगम स्थानांतरण नहीं होता है। तो सामान्य तत्व के अनुसार, सामान्य तत्व सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि का अधिगम स्थानांतरण होता है? उत्तर आ जाएगा सामान्य बुद्धि का। इसको मोस्ट लगा लेना। नेक्स्ट आता है पक्षांतरण का सिद्धांत या अवयववादी सिद्धांत। इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। पक्षांतरण को या अवयववादी, अवयव का मतलब भागों को देखना, तो इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस अधिगम सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? इस अधिगम अंतरण सिद्धांत के अनुसार अधिगम स्थानांतरण पूर्ण से अंश की ओर होता है, अर्थात पहले संपूर्ण चीज सीखी जाती है और उस प्रक्रिया में फिर छोटी चीजें आसानी से सीखी जाती है। ये कहता है कि पहले बालक को बड़ी चीजें सिखा दो, फिर छोटी छोटी चीजें सिखा दो। जैसे बालक को पहले अब अगर आप कैम बनाना सिखा रहे हैं तो उसको वो जैसे भी लिखे वैसे सिखा दो, फिर उसके भागों के अंदर धीरे धीरे बनावट के अंदर शेपिंग कर दो आप। तो यही है अवयववादी या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। पहले पूर्ण से अंश वाला अधिगम स्थानांतरण कौन सा है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या पक्षांतरण का सिद्धांत या अवयववादी सिद्धांत। आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक बांग्ले थे। बांग्ले एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। इस सिद्धांत के अनुसार आदर्श व मूल्यों का गठन के साथ साथ बालक अधिगम करता है, अर्थात बालक उन चीजों को सुगमता से सीखता है जो वह आदर्शों व मूल्यों में गठित कर चुका है। बालकों के आदर्श बना देते हैं। तो अगर कोई बालक किसी चीज को आदर्श चीज मान लिया है तो उसका अधिगम स्थानांतरण अच्छा होगा। अगर किसी बालक ने ये सीख लिया है कि एक अच्छा क्रिकेटर बनना है मेरे को, ये उसका आदर्श होगा, आइडियोलॉजी होगी, फिक्स हो गई, तो जब उसको क्रिकेट के मैदान में ले जाओगे तो उसका पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट आता है संयोजनवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के भी जो प्रतिपादक थे वो थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने 2 सिद्धांत दिए थे, संयोजनवादी भी उन्होंने ही दिया था। यह सिद्धांत वस्तु के साथ साथ संबंध स्थापित करने पर बल देता है, संयोजन करने पर बल देता है। यह कहता है कि वस्तु के साथ सहचर्य के कारण अधिगम स्थानांतरण होता है। बिल्ली के अंदर भी आपने देखा होता, वस्तु का जुड़ाव यदि हो जाता है किसी के साथ तो अधिगम स्थानांतरण हो जाता है, और वो भी पॉजिटिव अधिगम स्थानांतरण हो जाता है। तो किसी भी एक चीज को जोड़ देते हैं दूसरी चीज से, ये सिद्धांत ये कहलाता है। तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत आपके पूरे हो गए थे, अधिगम स्थानांतरण का टॉपिक भी पूरा हो गया। अब एक टॉपिक आता है अधिगम असहायता। इसमें से 1-2 बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं। छोटा सा टॉपिक है अधिगम असहायता, जिसको लर्निंग हेल्पलेसनेस कहते हैं। एक तो होता है अधिगम असक्तता, अधिगम असक्तता, और एक होता है अधिगम असहायता। मैं अधिगम असक्तता नहीं पढ़ा रहा हूँ, अधिगम असक्तता कहेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आपके डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फासिया ये होते हैं, वो चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे लर्निंग हेल्पलेसनेस पढ़ा रहा हूँ। अधिगम असहायता क्या होती है? अब देखिए, हमने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों में ये पढ़ा था कि अनुबंधन के पश्चात अधिगम हो जाता है, जैसे ही बॉन्डिंग होती है तो अधिगम हो जाता है। सिलिगमैन और मायर ने अधिगम पर एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रयोग कुछ कुत्तों पर किया। सबसे पहले उन्होंने कुत्तों को एक ध्वनि सुनाई, आवाज, जैसे पावलाव का प्रयोग था उसी तरह से प्रयोग किया इन्होंने। स्किनर और पावलाव जैसा प्रयोग किया इन्होंने मिक्स के अंदर, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले कुत्तों को एक ध्वनि सुनाई और उसके बाद में उनको करंट का झटका लगाया गया। विद्युत का आघात देने के बाद में उन्हें भागने से रोक दिया गया, मतलब इस तरह से बंद कर दिया गया कि वो भाग भी नहीं पाते थे। जैसे ही ध्वनि करें और करंट लगाएं, और करंट लगाने के बाद में उसको भागने नहीं देते। इस प्रकार बार बार ध्वनि के बाद में उन्हें विद्युत का आघात दिया गया। इसके पश्चात उन्हीं कुत्तों को क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर वाला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की क्रिया में विद्युत आघात से बचने के लिए एक दीवार पर बटन दिया गया। यदि वे दीवार के बटन को दबा दें तो विद्युत आघात से बच सकते थे। हुआ क्या, उनको फिर एक ऐसी जगह पे कैच कर दिया गया कि उस जगह पे वो एक स्पेशल जगह को, लीवर को दबा के और बाहर निकल सकते थे। लेकिन जैसे ही घंटी दी गई तो घंटी की आवाज सुनते ही उनको ऐसे लगा कि अब तो झटका लगेगा, तो उन्होंने कोई भी कोशिश ही नहीं की।
वो बच सकते थे, लेकिन वे बचे नहीं। इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि पावलोव की परिस्थितियों में विद्युत आघात का अनुभव कर लेने के बाद में क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विधि के अंतर्गत पलायन या परिहार करने में असफल रहते हैं। वे आघात ही सहन करते रहते हैं और पलायन का प्रयास ही नहीं करते। कुत्तों के इस व्यवहार को सेलिगमैन और मायर ने अधिगम की असहायता कहा। अधिगम असहायता क्या होता है कि यदि पावलोवी परिस्थितियों के अंदर बुरे अनुभव आ जाते हैं तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन नहीं हो पाता है, यही आपका अधिगम असहायता है। रिपीट कर देता हूँ, यदि शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर गलत अनुभव हो जाते हैं तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन उपयोगी नहीं रह पाता है और वहाँ पर अधिगम नहीं हो पाता है। इसे अधिगम असहायता कहा है सेलिगमैन और मायर ने। परीक्षा में प्रश्न ये भी आ सकता है, सेलिगमैन और मायर नामक मनोवैज्ञानिकों ने किस अवधारणा को दिया था? तो अधिगम असहायता नामक अवधारणा को दिया था। यही मनुष्यों में पाया जाता है। अधिकतर वे मनुष्य जो अवसादग्रस्त रहते हैं अधिगम असहायता से ग्रसित रहते हैं। अवसादग्रस्त व्यक्तियों में पाया जाता है अधिगम असहायता। बार बार कार्यों के निष्पादन से मिलने वाली असफलता के कारण अधिगम असहायता की प्रवृत्ति आती है। यदि कोई बार बार कोई कार्य कर रहा है, ट्राई कर रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो अधिगम असहायता की प्रवृत्ति आ जाती है मनुष्य के अंदर। यदि छोटे बच्चों के साथ भी होता है और किन्हीं कार्यों में उन्हें बार बार यदि असफलता मिलती है तो वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो बालकों के अंदर अधिगम असहायता उत्पन्न क्यों होगी? यदि पावलोव की परिस्थितियों के अंदर उसको दबा दिया जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आज ये टॉपिक है, ये इतना ही पढ़ाएंगे और आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भेजें और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।